बढ़ेगा समझला। So good morning to all of you. Sorry for the late because they are updating the server and all. So that's why we got some late. So कल आपकी क्लासेस आई गेस नहीं है सैटरडे को, तो मुझे क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। बट अभी मैं बात करूंगी आपके मैम से, रोमा मैम से, कि हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक क्लास ले लेते हैं, देन आपका टेस्ट रख लेंगे, मंडे ट्यूसडे में हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग अमन, थैंक यू मनीषा, नंदिनी, प्रीति, पूजा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग शिवम, विशाल। Is there any doubt regarding what we have already covered? मैम फेडरेशन मीन्स क्या होता है? फेडरेशन देखिए, हाँ बता। फेडरेशन का मतलब होता है हाउ, मतलब हमारे स्टेट और कंट्री के बीच में रिलेशन कैसा है। देखिए दो तीन चीजें होती है, एक कहते हैं फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन, ठीक है, एक है तो यूनियन का मतलब होता है कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका ओशन क्या है, ओशन इज द यूनियन ऑफ ऑल द रिवर, सारी जो रिवर्स है ओशन में जाती है, तो यूनियन मतलब होता है कि जहाँ पे जैसे अगर सारी रिवर्स ओशन में मिल जाती हैं तो क्या रिवर का एग्जिस्टेंस, रिवर ने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया। तब जब आप समुद्र में मान लो जाते हैं, ओशन में जाते हैं, तो आप ये थोड़ी नहीं कहते अच्छा देखो ये गंगा है, ये यमुना है, मतलब जहाँ पे अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और यूनियन की आइडेंटिटी आ जाती है, उसको कहते हैं यूनियन। तो जो अब दूसरा है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मैं मतलब एक समझ लीजिए कि ऐसे समझिए कि आप प्लेट्स में खाने लेते हैं, सब्जी भी रखते हैं, पुलाव भी रखते हैं, चपाती भी रखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू पुट इन द प्लेट। तो कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है कि सब्जी अपना एग्जिस्टेंस रखी है, मतलब जो राइस है उसका अपना एग्जिस्टेंस है और चपाती उसका अपना एग्जिस्टेंस, ऑल्दो वो है एक प्लेट में, लेकिन अपना एग्जिस्टेंस किसी ने खोया नहीं है, इसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है, और लेकिन कॉन्फेडरेशन में याद रखिए कि अगर प्लेट टूट गई तो जो है सब अलग अलग हो जाएंगे, है ना, प्लेट टूटी तो चीजें खत्म। फेडरेशन का मतलब होता है जैसे आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा, आपके सिबलिंग्स और आप सब अपने आप में क्या है, अलग अलग, लेकिन आप अपने में कहीं ना कहीं यूनाइट भी तो हैं, आप कहना है कि परिवार का पार्ट है। तो इसका मतलब हम डिफरेंट तो है, अपनी आइडेंटिटी अलग अलग तो है, लेकिन फिर भी हम जुड़े हैं, जो बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं, उसको हम कहते हैं फेडरेशन। तो इंडिया क्या है कि कॉन्फेडरेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि सब अपना अलग अलग है। यहाँ पे क्या है कि है तो सब एक में, मतलब सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, यूपी अलग है, एमपी अलग है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इंडिया के पार्ट बनते हैं, जिसको हम कहते हैं फेडरेशन। तो इंडिया इज अ फेडरेशन कंट्री। आई बात समझ लो प्रीति? गुड मॉर्निंग विशाल, मैम क्लियर? हाँ
और डिसेंट मीन्स क्या होता है मैम? वो जो सिटीजनशिप में पढ़े थे ना, जिसमें बाय डिसेंट के थ्रू भी तो भारत के नागरिक को। देखिए, एक होता है कि डिसेंट मतलब होता है कि जहाँ से आपके ओरिजिन, जैसे आपके दादा परदादा, मतलब जो हमारे फोर फादर्स हैं, वहां से आपकी वो जो चीजें हैं वो वहीं से। बाई डिसेंट मतलब कि अब मान लीजिए कि आप बाहर पढ़ने गए, ठीक है, पढ़ के वापस आएंगे, लेकिन आपके पापा भी, आपके दादाजी भी, उनके दादाजी भी, सब एक ही जगह पे, तो आपकी जो ओरिजिन है, आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो सब उसी जगह से बिलोंग करते हैं, सबसे बाई डिसेंट। और बाई बर्थ का मतलब होता है आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, ठीक है। Got it? ऋतिक, और कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने? क्वेश्चंस किए? आप लोगों के साथ ही तो कल ये क्वेश्चंस किए थे ना। आज शुरू करना है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। उसके पहले का और कोई डाउट है? प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं? प्रोसीजर मतलब किस प्रोसीजर से? इम्पीचमेंट कहते हैं। अच्छा बताइए, गवर्नर कौन से आर्टिकल में दिया है? किस आर्टिकल में ये कहा गया है दैट देयर शुड बी ए गवर्नर ऑफ इन ईच एंड एवरी स्टेट? ओके, अच्छा बताइए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी, प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? मैम सोशल इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर। हाँ, वेरी गुड। आप बताइए कि आपका जो फंडामेंटल, कौन से फंडामेंटल राइट में ये बोला गया दैट कि हम किसी को भी टाइटल नहीं देंगे, इंडिया टाइटल नहीं देता है? कौन सा फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 18। कौन से आर्टिकल में रिट देने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, रिट इशू करने की? आर्टिकल 32। अच्छा ये बताइए, कॉमन सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है? कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में? डीपीएसपी में। एनीवन? 44। वेरी गुड, 44 में। और कौन सा एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है और कहीं भी नहीं है? गोवा। वेरी गुड, वेरी गुड पायल। पायल, वर्क हार्ड, you have that spark. Although teachers do not take the names in the classroom, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि is she biased or something else, but जब मुझे लगता है कि हाँ कोई अच्छा कर रहा है तो मुझे लगता है कि नहीं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना? तो that's why I am appreciating you and I want you to do something great in your life. और हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, जिसका जिसका अच्छा ऑब्वियसली लगता है कि नहीं, ऑब्वियसली सबको कहने का मन तो सबको करता है, लेकिन होता है ना कि किसी किसी के लिए अंदर से इंस्टिंक्ट आता है कि नहीं, ये पर्सन अच्छा कर रहा है और उसको डेफिनेटली रॉक करना चाहिए लाइफ में। अगर आप इसी पे से पढ़ेंगे बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा करोगे पहला। चलिए इलेक्शन कमीशन में पहुंचते हैं। देखिए अभी तक हमने जो बॉडीज हम पढ़ रहे हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब होता है कि ये सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं ना कहीं गिवन है किसी न किसी आर्टिकल में। तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली आपके आर्टिकल नंबर 324 में है। अब ये इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ बनाया क्यों गया था, तो समझिएगा कि देखो डेमोक्रेसी मतलब कि लोग क्या करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, तो आपको पता है कि कानून बनाने का या लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर, अगर लेजिस्लेचर ही अपना चुनाव देखेगी तो हम चुनते हुए तो अपने लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव का चुनाव तो होता नहीं है। एग्जीक्यूटिव में अगर आप सोचो कि प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है, ये प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता, तो नहीं, उनका चुनाव नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली लेजिस्लेचर उनको चुनते हैं। As an executive, they are appointed, right? They as an executive, they are appointed as prime minister, chief minister, है ना, या अदर मिनिस्टर। उनका चुनाव या उनका इलेक्शन नहीं होता है, लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है। इसीलिए इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेजिस्लेचर पे दे ही नहीं सकते थे। तो इसका मतलब हमें चाहिए कोई बॉडी जो इलेक्शन को करा सके, कैसे फ्री एंड फेयर मैनर में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक अलग से बॉडी बना दी जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, तो देखिए ये 3 काम करती है। एक तो डायरेक्शन देती है,
डायरेक्शन मतलब कि चुनाव कैसे होगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब जैसे इलेक्शन आता है तो वो लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें, अगर आप यूपी के होंगे तो आपको पता होगा कि जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे आपके नोएडा में एक जगह जिसका नाम है दलित प्रेरणा स्थल, वहाँ पे मायावती जो वहाँ की पहले एक्स सीएम थी, तो उन्होंने बहुत सारे एलिफेंट के स्टेचू कंस्ट्रक्ट करा दिए थे, उन सबको रैप कर दिया गया। या मतलब अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि बैन लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप लोग पब्लिक में इस तरह की चीजें नहीं बोलेंगे या फ्रीबीज नहीं बांटेंगे, है ना। तो डायरेक्शन सुप्रिंटेंडेंट का मतलब होता है कि सारा का सारा मतलब जैसे कि कहाँ पे इलेक्शन होगा, इलेक्शन बूथ कैसे बनेंगे, ऑल थिंग रिलेटेड टू द मैनेजमेंट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सुप्रिंटेंडेंट और कंट्रोल करना किसको, पॉलिटिकल पार्टी को और पॉलिटिकल पार्टी के एक्शन को। तो जो लोग पॉलिटिकल पार्टी कर मतलब जो जैसे स्टार्ट कैंपेन कितनी देर प्रचार करेंगे, पेट्रोल कितना खर्च करोगे, ये सारा कुछ आप या मतलब कि आप फ्रीबीज बांटोगे कि नहीं बांटोगे। तो डायरेक्शन सुप्रिंटेंडेंट एंड कंट्रोल किसका, ऑफ इलेक्शन मतलब इलेक्शन का तीन काम करेगी डायरेक्शन, सुप्रिंटेंडेंस और कंट्रोल करेगी किसके इलेक्शन का। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन का यानी लोकसभा और राज्यसभा का, स्टेट के लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कराने का काम आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 जगह पे इलेक्शन कराता है, आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव या यूनियन या समझ लीजिए केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इसलिए इलेक्शन ये कराते हैं। गवर्नर की पोस्ट इलेक्ट होती नहीं है। बाकी और कोई इलेक्शन बचा तो आपका बचा पंचायती राज का इलेक्शन, जो आपके गांव वहां से अगर आप ऐसे सीटेड होंगे आपको पता होगा तो ग्राम पंचायत, सरपंच, इनका भी इलेक्शन होता है। इनका इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। सेंट्रल, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही आपके स्टेट इलेक्शन का, ठीक है। हाँ, रिपीट करके बार बार बता देंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, हम बता रहे हैं सेंट्रल बॉडी। इलेक्शन वाला मतलब कि देखो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब हम अपनी सरकारों को खुद ही चुनते हैं। अब जब हम अपनी सरकार को खुद ही चुनते हैं तो कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए जो मतलब व्हेन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, उसमें वो हमारी हेल्प करे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुने, राइट। उसके लिए पूरा मैनेजमेंट देखना, सर्विलांस करना, वो सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देके रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 काम करता है, डायरेक्शन करता है, सुपरिटेंडेंस करता है, कंट्रोल करता है। किसके इलेक्शन का, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन यानी लोकसभा और राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेचर का यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति का हमने पढ़ा था ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो भी आपका इलेक्शन कमीशन कराता है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी वाइस आपका इलेक्शन कमीशन कराता है, राइट। तो अब बचा आपका पंचायती राज इलेक्शन। बाकी आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो होता नहीं है, जिसको ज्यादा मेजोरिटी होगी उनका नेता ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, गवर्नर का भी इलेक्शन नहीं होता है। तो जो हम एक बॉडी बनाते हैं जिसका हमें, ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन। एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हर स्टेट में अलग अलग बनता है। तो हर स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन कराना नहीं, उसका इलेक्शन तो यही करा देती है। जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन बनता है वो जो इलेक्शन कराता है वो पंचायत का इलेक्शन कराता है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। पंचायत मतलब जो हर गांव में बनता है। तो इसका मतलब स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, जैसे सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल है वैसे स्टेट में एडवोकेट जनरल है, वैसा कंसेप्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं है। स्टेट का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाता है क्यों, ताकि पंचायत का इलेक्शन कराया जा सके। इतनी बातें समझ में आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंट्रो आपको समझ में आया समझ में? कोई दिक्कत लग रही है? नंदिनी, पायल, पूजा, सुशील, विशाल, फ्रैंकी, क्लियर हो गया? तो देखिए, ये तो हो गया आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंट्रो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट कैसे होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे बनती है। तो 1950 यानी जब भारत में चुनाव बेसिकली शुरू हुए 1952 से, तो 1950 में पहली बार बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 1950 से लेकर 1989 तक ये 1 मेंबर बॉडी थी, केवल 1 पर्सन होता था जो पूरे इंडिया का इलेक्शन कमीशन देखते थे। आपको याद होगा 1989 के, आपको याद क्या होगा, मतलब आपने अपने फादर मदर से जरूर सुना होगा कि 1989 के टाइम पे आज के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके राजीव गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी को लगा कि मतलब उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो हमारी फैन फॉलोइंग है वो यूथ। अब यूथ कैसे, कि आपको पता होगा कि राजीव गांधी बहुत यंग थे जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, तो बड़े यंग थे। और यूथ के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो पॉलिसी वगैरह तो ज्यादा समझते नहीं है जैसे हम आप हैं।
या मतलब यह समझ लीजिए आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि मतलब देखते हैं ना, अरे मतलब चलो कुछ भी है, प्राइम मिनिस्टर अपना सुंदर सा बड़ा है, बड़ा हैंडसम से, बड़े क्यूट क्यूट से लगते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो यूथ के बीच में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर था ना, तो मतलब यूथ इनसे बड़े एसोसिएट कर लेते थे कि कितने हैंडसम है, मतलब क्या चलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरी डायनेमिक पर्सन। तो यूथ में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। तो राजीव गांधी को लगा कि अगर यूथ हमारे साथ आ जाए तो हम चुनाव जीत लेंगे। उन्होंने क्या किया कि जो चुनाव की जो वोटिंग एज है पहले 21 थी, 21 ईयर्स ओल्ड आपकी वोटिंग दे सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते थे। राजीव गांधी ने उस वोट एज को कम करके 1989 में कर दिया था 18 ईयर। अब क्या है कि 18 ईयर प्लस लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। जैसे 18 साल किया तो बहुत सारे वोटर्स बढ़ गए और यूथ के बीच में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो तब से फिर क्या हो गया कि 18 प्लस लोग अब जो है वोट देते हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ कि 1989 तक तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 1 मेंबर बॉडी थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब 150 नहीं है, 3 लोगों की कमेटी होती है। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, यानी 1 ईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 लोग होते हैं ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर। तो पहले क्या था, 1959 से 1989 तक आपका 1 मेंबर बॉडी थी, यानी एक ही पर्सन अपॉइंट होता था बस। अब क्या है कि यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी है। और कब हुआ था, राजीव गांधी जब मतलब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके टाइम पे ऐसा हुआ था। अब क्या है, 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि मतलब 1990 तक तो बिल्कुल ऐसा चलता रहा। 1990 के बाद क्या हुआ कि फिर से उसको 1 मेंबर बॉडी बना दिया गया, ठीक है। 1990 में इसको फिर से 1 मेंबर, 1989 में उसको 3 मेंबर बनाया, और 1990 में कुछ ऑपोजिशन की वजह से, मतलब कुछ लोकसभा राज्यसभा में ऑपोजिशन हो रहा था, उसके लिए फिर से उसको 1 मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन जैसे 1993 आता, राजीव गांधी की अब डेथ हो चुकी थी, 1993 आते आते उसको अगेन मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो 1993 से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी है। तो पहला क्या है, 1989 में पहले चेंज किया गया, फिर इसको 1 से 3 बनाया गया, ठीक है। 1990 में अगेन 3 से 1 बनाया गया, फिर 1993 में फिर 1 से 3 बना दिया गया। तो अभी क्या है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 लोग उसको असिस्ट करेंगे, जिनका नाम है इलेक्शन कमिश्नर, पहला चीफ और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो अब ये 3 मेंबर बॉडी है। कितना समझ में आया? और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक। अब बारी आती है इसके पावर और सैलरी वगैरह की। तो जो ये जो पावर है, तो मतलब जो बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, इनको उसी तरीके से सैलरी या इन्वॉल्वमेंट्स या पावर्स मिलते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज पावर और इन्वॉल्वमेंट्स एंजॉय करता है, सैलरीज वगैरह एंजॉय करता है, वही सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है। और जिस प्रोसेस से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, उसी प्रोसेस से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं। इसमें ये नहीं डाला गया कि मतलब अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता तो प्रेसिडेंट हर चीजें इंजॉय करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इनडायरेक्टली वही लोग होते हैं जो लोग चुन के आते हैं। तो वो लोग देखेंगे, अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें चुनाव प्रचार करने नहीं दिया था, तो चलो हम इसको हटा देते हैं इस बार की पोस्ट पे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इनको हटाने का वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। यानी दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में पहले तो वो आएगा, मतलब रेजोल्यूशन आएगा कि इनको हटाना है। उसके बाद क्या होगा कि दोनों ही हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी से वो पास होगा, तब जाके वो हटेंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस। इसी वजह से ये जल्दी ऐसा नहीं होता कि आप जब चाहे इनको इनके पोस्ट से हटा दें। ये इनके पास वही पावर होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती है, वही सैलरी वही मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। अभी ये अगर बन गए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कितने दिन तक रहेंगे? तो कहते हैं 6 साल या 65 ईयर्स एज। मतलब मान लो कि आपकी एज है 62 ईयर्स, 62 ईयर्स आपकी एज है, उस समय आप बनते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो या तो कह रहा है 6 साल तक होगी या 65 ईयर्स एज में, जो भी पहले हो जाए। तो 62 एज में आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, तो 3 साल बाद आप 65 के हो जाएंगे। तो यानी आपका जो टेन्योर है वो सिर्फ 3 साल, यानी जो पहले हो जाए, या तो आप 65 साल के पहले हो जाए, या आपका 6 ईयर का टेन्योर पहले हो जाए। या दूसरा कंडीशन देखिए कि आपकी एज है 58 और अब बनते हैं आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जब आप 6 साल होगा तो आपकी एज होगी कितनी? 64 होगी ना, 64 होगी। तो 6 साल का टेन्योर तो पूरा हो गया आपका, लेकिन अभी आपकी एज 65 नहीं है, फिर भी आपको आपकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो जो भी चीज पहले होगी उसी के हिसाब से आपको आपका टेन्योर मिलता है, ठीक है। अब इसमें जो इसकी पावर क्या है, एक तो पूरा इलेक्शन कराना इसकी पावर है, इसको वही सैलरी और पेंशन और जो इन्वॉल्वमेंट है वही मिलते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। उसी प्रोसीजर से हटाने चाहिए, इस प्रोसीजर से
सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और ये अगर खुद से हटेंगे तो कब हटेंगे, या तो 6 साल का टाइम पूरा हो जाए या 65 ईयर्स की एज अटेन हो जाए, तब इनको इनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द पावर। उसके बाद पहले ये एक मेंबर बॉडी थी 89 से 90 तक, उसके बाद 89 में इसको 3 किया गया, फिर 90 में फिर से 1 कर दिया गया, 1993 से फिर से ये 3 मेंबर बॉडी है। तो इतनी बातें समझ में आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और सर्विलांस करता है, सुपरिटेंडेंस करता है, इसका मतलब जो आपका इलेक्शन सिंबल होता है, ईवीएम को लेके जो भी चीजें होती हैं, वो सारा कुछ कराने की जिम्मेदारी सब आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में गिवन है। मनीषा, अमान, नंदिनी, पूजा, कोई डाउट है? समझ में आया? तो बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने मेंबर बॉडी है? 3 मेंबर बॉडी है। कब से 3 मेंबर बॉडी है? वेरी गुड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है? कहाँ काम किनका किनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है? पार्लियामेंट का, यूनियन का, और प्रेसिडेंट का, और स्टेट का, और वाइस प्रेसिडेंट का। वेरी गुड। तो ये बताइए कि अब बस एक चीज याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी यूनियन जैसे हमने पढ़ा था अटॉर्नी और एडवोकेट, सेम एक स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनता है जो गवर्नर बनाता है, लेकिन उसका काम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कराना नहीं बल्कि पंचायत का चुनाव कराना होता है। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। स्टेट में जो आपका इलेक्शन कमीशन बनता है उसका काम पंचायत का इलेक्शन कराना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कराना नहीं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम। ठीक, याद रहेगा। अब आ जाते हैं आपके यूपीएससी के बारे में। आप में से सबने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जितने भी सर्विसेज इनका नाम तो पक्का से सुना होगा, सुना है? ठीक है, आप में से कोई है जो प्रिपरेशन करना चाहता है आने वाले टाइम में कि नहीं मेरे को यूपीएससी या आईएएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है? एनीवन? यू वांट टू? एंड नंदिनी एंड बस नंदिनी आप चाहते हो? नंदिनी आपका बैकग्राउंड क्या है? कंप्यूटर साइंस है, बीटेक कर रहे हो? बीटेक हो चुका है या कर रहे हैं आप? मैम अभी सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स हैं। तब तो बहुत बेस्ट टाइम है आपके लिए प्रिपरेशन करने का। मतलब यू शुड आल्सो कंटिन्यू। हाँ, आपको करना चाहिए, अच्छी बात है। अगर मतलब आप चाहिए तो आई कैन रिफर यू। अच्छा चलो, अभी आप एसएससी की प्रिपरेशन करो, अभी तो आपके पास इतना टाइम, क्योंकि स्कूल की भी चीजें कर रहे होंगे, मतलब स्कूल सॉरी मतलब आप अपने इंस्टीट्यूट बीटेक की भी चीजें कर रहे होंगे तो इतना मुश्किल होगा। चलो कोई नहीं, अभी आप इसी पर फोकस करिए। इवन जितना अभी आपने पॉलिटी में कर लिया है तो आप स्टेट अगर स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहे तो स्टेट सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, ट्रस्ट में। और जिस दिन आपका टेस्ट लेंगे ना तो आई विल टेल यू कि हाउ टू सॉल्व द पेपर ऑफ स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन आल्सो। तो इफ यू वांट यू कैन अपीयर फॉर द स्टेट पीएससी एग्जाम्स एज वेल। पॉलिटी में कोई इशू नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, इट्स मार्क माय वर्ड, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको करंट अफेयर्स अपने साइड से करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यूपीएससी पे। तो जैसा कि सिविल सर्विसेज के बारे में आपको बताया, तो सिविल सर्विसेज का जो आर्टिकल है वो मतलब बेसिकली सिविल सर्विसेज नहीं, आपका जो यूनियन यूपीएससी है वो आईएएस एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स कराता है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्स है जो कि आपका यूपीएससी कराता है। तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी गेटवे है सरकार और एस्पायरेंट्स के बीच में, जो अच्छे लोगों को मतलब एक पूरा मेरिट, पूरा प्रॉपर मेरिट का जो सिस्टम है उसके हिसाब से फिल्टर करता है बेस्ट कैंडिडेट्स को और उसको गवर्नमेंट तक लेके जाने का काम है, यानी वो गेटवे है। तो जब यूनियन की बात करते हैं, मतलब सेंट्रल सर्विसेज में लोगों को रखने की बात करते हैं, तो यूपीएससी इसमें हेल्प करता है। जब स्टेट में यही काम होता है तो उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हर स्टेट के अपने अलग अलग हैं और कुछ स्टेट कभी कभी क्या करते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना लेते हैं। मतलब मान लो कि झारखंड और बिहार एक साथ आ जाए तो वो अपना कुछ किसी को इलेक्ट करना, तो दोनों ने मिलकर जब कर लिया तो हो गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है कि सैलरी कौन देगा?
अगर यूपी बिहार ने मिलकर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया तो सैलरी कौन देगा, यूपी की बिहार, तो उसमें फिर कलेक्टिवली दिया जाता है, ज्वाइंटली दिया जाता है। पहले समझते हैं यूपीएससी तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि दिस इज द गेटवे। गेटवे किसी किसी बीच में एस्पायरेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि अच्छे लोगों को चुनो और सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके जाके रखो। और किस लिए, क्लास 1 सर्विसेज के लिए। जैसे आपका एसएससी है, एसएससी और ऑल्सो क्या है, एसएससी तो ऑल्सो गेटवे, जिनकी गेटवे है किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एस्पायरेंट एसएससी एस्पायरेंट्स के बीच में। जो बेस्ट एसएससी एस्पायरेंट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके जाना, डिप्लॉय कर देना ग्रुप बी एंड ग्रुप सी सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो यूपीएससी आपका आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 में दिया हुआ है, और ये पार्ट 14 का मतलब पार्ट 14 में बेसिकली ये आर्टिकल गिवन है। ये क्या है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी जो बॉडी है, यूपीएससी के में मेंबर्स होते हैं, और कितने मेंबर बॉडी है, तो 10 मेंबर्स की एक बॉडी होती है, ठीक। अब यूपीएससी भी एक ऐसी मतलब प्राइम ऑफिसर जो है उनको ये सिलेक्ट करता है। तो हो सकता है कि मतलब अब इतनी अच्छी सर्विसेज को आपको सिलेक्ट करें तो हर नेता बड़े से बड़े जो लीडर्स हैं वो भी चाहेंगे कि उनका कोई फेवरेट कैंडिडेट यूपीएससी का पार्ट बन जाए। यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज, यूपीएससी क्योंकि उनको सिलेक्ट करती है, तो सिविल सर्विसेज सिलेक्ट होकर आ जाए तो उनको भी वोट लेने में आसानी होगी। तो हो सकता है वो इसको मैनिपुलेट करें अपने हिसाब से। इसलिए यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी वही इम्यूनिटीज मिलती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है, पहला। और दूसरी चीज ये है कि यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं इनको भी आप आसानी से हटा नहीं सकते हैं। इनको हटाने के लिए भी वही प्रोसीजर फॉलो करना होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए फॉलो करना होता है। उसी तरीके से आप उनको हटा सकते हैं। बट इन केस की अगर ऐसा होता है यूपीएससी के किसी मेंबर को किसको रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। यूपीएससी के मेंबर्स अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। एक इसका चेयरमैन होता है, बाकी जो इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक। अब अगर आप यूपीएससी के चेयरमैन बन गए तो कितने दिनों तक आप अपनी पोस्ट पे रहेंगे, तो सेम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ कि 6 साल या 65, मतलब जो पहले हो जाए, या तो आपकी 65 ईयर्स ऑफ एज हो जाए या आपका टेन्योर 6 ईयर्स हो जाए। इन बोथ ऑफ द केसेस जो भी पहले होगा उसके हिसाब से आपका जो चेयरमैन है उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। और उसके अलावा जो आपका यूपीएससी है ये जो है कार्डर बेसिस सर्विसेज को हेल्प करता है। देखिए 3 इंडिया में 3 सर्विसेज हैं, इनको हम कार्डर बेसिस सर्विसेज कहते हैं। एक होता है आईएएस, दूसरा आईपीएस और थर्ड है आईएफएस। कोई सर्विस कार्डर सर्विस होगी या नहीं ये डिसाइड आपकी राज्यसभा करती है। तो राज्यसभा के पास ये पावर है कि किसी भी सर्विस को वो कार्डर सर्विस बनाते हैं। तो पहले आईएएस आईपीएस को, बाद में राज्यसभा को लगा कि आईएफएस को बनाना चाहिए, तो राज्यसभा ने बाद में आईएफएस को भी कार्डर बेस्ड सर्विस बना दिया है। आगे अगर राज्यसभा को लगता है कि आईआरएस को बना देना चाहिए या किसी और सर्विस आईईएस को बना देना चाहिए, तो राज्यसभा के पास ये पावर रहेगी कि इसको कार्डर बेस्ड सर्विसेज बना दें। अब ये कार्डर बेस्ड सर्विसेज क्या होती है? कार्डर मतलब CADRE कार्डर बेस्ड सर्विसेज। इसमें क्या होगा कि मान लो कि कोई क्या इसमें आ गया आईएएस और आईपीएस में जो सिलेक्ट होकर आ गया, ठीक। इसमें क्या होगा कि पहले उनको कुछ दिनों तक स्टेट में भेज दिया जाएगा कि जाओ, तो मान लो कि आपको कैडर मिल गया, यूपी कैडर मिल गया, आप यूपी कैडर के आईएएस या डीएम बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ दिनों तक आप यूपी में काम करेंगे, फिर आपको यूपी में जो भी आपने सीखा वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप काम करेंगे, यही आपको मिनिस्ट्री में अटैच कर दिया जाएगा। फिर मिनिस्ट्री में आप यूपी के में जो भी आपने समझा होगा तो सब बताओगे, अगेन आपको फिर से यूपी में भेजेंगे, ठीक है। फिर आपको सेंट्रल में जाएगा। तो इसका मतलब इनका ऐसे चलता रहता है, यूपी सेंट्रल या स्टेट सेंटर कैसे चलता है। इसलिए इन सर्विसेज को कैडर बेस्ड या कार्डर बेस्ड सर्विसेज भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें कराने का काम होता है आपके यूपीएससी का। कोई सर्विस कार्डर बेस्ड सर्विसेज से होगी या नहीं ये बताती है आपकी राज्यसभा। कोई मेंबर जो कमीशन में अपॉइंट होता है यूपीएससी में तो कितने समय तक रहता है, तो 6 ईयर या 65 ईयर्स एज तक रहता है। और यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो कि जो प्राइम पोस्ट ऑफ इंडिया है उनको क्योंकि लेती है, तो हर लीडर चाहेगा कि उनके मतलब का कोई बंदा डीएम बन जाए तो उनके वोट काउंट से सारी कुछ बढ़ जाएंगे। इसलिए यूपीएससी मेंबर्स को वही इम्यूनिटी मिलती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है, ताकि आप इनसे कोई बेईमानी या इस तरह की चीजें या डिसऑनेस्टी की चीजें ना करा सके। इनको फ्री रखा गया है। अब एक लास्ट चीज है, ये याद रखिएगा, वो ये है कि क्या यूपीएससी का मेंबर बनने के बाद आप किसी और पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि मुझे यूपीएससी का आपने मेंबर बना दिया, बाद में मुझे लगा कि चलो अच्छा मोदी जी जो तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं नंदिनी को बना दो, तो चलो मैं नंदिनी को डीएम बना दूं। मोदी जी ने कहा मनीषा को बना दो, मैं मनीषा को बना दूं, ताकि बाद में जब मेरा रिटायरमेंट हो जाए तो मोदी जी मुझे भी कहीं का गवर्नर बना दें। तो ऐसा नहीं, अगर आप यूपीएससी के चेयरमैन हैं, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन है, तब आप कोई और पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन अगर आप यूपीएससी के मेंबर हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होता है,
अगर आप मेंबर है तो आप अपने पोस्ट से ऊपर जा सकते हैं। मतलब अगर लेट्स से कि मैं यूपीएससी की मेंबर हूँ तो मैं चेयरमैन बन सकती हूँ, लेकिन यूपीएससी की ही, ठीक है, मैं इलेक्ट हो सकती हूँ लेकिन यूपीएससी की ही, मैं बाहर की किसी बॉडी में अपॉइंट नहीं हो सकती हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूपीएससी एग्जामिनेशन, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दिस इज ऑल अबाउट द गेटवे। ये क्या करती है, ऐसा गेटवे काम करती है जो एस्पायरिंग और गवर्नमेंट के बीच का गेटवे है। एक मेरिट सिस्टम बनाती है जिसके हिसाब से द बेस्ट टैलेंट ऑफ द इंडिया केम इनटू द पार्क। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूपीएससी। आई बात समझ में या कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। ये कैडर्स क्या होते हैं, जैसे ही आप आईएएस आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं ना, आपसे पूछते हैं आपको कैडर क्या लेना है। कैडर मतलब होता है कौन से स्टेट में आप जाओगे। तो ज्यादातर जो अपना होम टाउन होता है ना वही स्टेट बोलते हैं। सपोज कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, मुझसे पूछा कि आपका कैडर क्या है, तो मैंने बोला स्टेट, मेरा स्टेट यूपी है, तो मैं बोलूँ कि मेरे को यूपी कैडर दे दो या कैडर दे दो। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो मैं यूपी में बन गई, तो यूपी में पहले कुछ दिन मुझे डीएम एज ए डीएम मैंने काम किया 3 सालों तक। उसके बाद फिर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट बुला लेगी, तो मैं किसी मिनिस्ट्री में जाकर बताऊं जो भी यूपी में मैंने समझा है कि यूपी में ये प्रॉब्लम है, ये है, पानी की प्रॉब्लम है, गंगा रिवर की पोल्यूटेड है, ये प्रॉब्लम्स है। तो वो सारी चीजें मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करी, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा हो गया, तो मैंने कहा हाँ सब हो गया, हम समझ गए। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से मुझे यूपी में भेज देगी। अब फिर मैं कुछ दिनों तक यूपी में काम करूंगी। पहले मैं डीएम थी, अब हो सकता है डीएम से मेरी पोस्ट थोड़ी सी बढ़ जाए, मैं कमिश्नर हो जाऊँ, ज्वाइंट कमिश्नर हो जाऊँ। मतलब सिर्फ कुछ दिनों तक मैं स्टेट में काम करूंगी। लेट से 5 साल 6 साल मैंने काम किया, अगेन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉल्ड मी, मैं फिर वहां पे जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट सेंटर जो ये मूवमेंट होती रहती है, इसको हम कहते हैं कैडर बेस्ड सर्विसेज। नाउ गॉट इट नंदिनी? अब आपका अगला है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, तो ये भी आपके पार्ट 14 में ही है, लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है वो आपका जो सिलेक्ट करती है वो सेंट्रल सर्विसेज के लिए लोगों को सिलेक्ट करती है यूपीएससी। पर स्टेट की में भी तो पावर चाहिए होती है ना, स्टेट में भी तो एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है। ये जो हम पढ़े मतलब आईएएस आईपीएस जितने भी आप लोग एसएससी से सिलेक्ट होकर जाएंगे, तो आप लोग लेजिस्लेचर के लिए एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे, यानी जो लेजिस्लेचर कानून बना देगा उसको इम्प्लीमेंट करना आप लोगों का काम होगा। ठीक, तो यूपीएससी के बाद जो एसपीएससी है, यानी स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव चाहिए क्योंकि स्टेट में भी लेजिस्लेचर है, तो स्टेट में भी कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन यानी लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया है। ये भी क्या करता है, इट इज आल्सो गेटवे, जो कि चुन के लाता है, सिलेक्ट करके लाता है वैसे कैंडिडेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं। इनमें भी बिल्कुल सेम है, एक चेयरमैन होता है, 10 मेंबर होते हैं, बस एक ही डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस वो ये है कि इसमें इसको भी हटाने का प्रोसेसर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाएंगे वैसे ही हटाते हैं। बस एक डिफरेंस ये है कि ये उसमें जो है आपने पढ़ा कि 6 ईयर या 65 ईयर्स जो पहले हो जाए, उसमें 6 ईयर या 62 ईयर्स जो पहले हो जाए, सिर्फ एज का है। बाकी की सारी चीजें जो हमने पहले यूपीएससी में पढ़ ली है वही सारा कुछ हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी याद रखना है। ठीक, याद रहेगा ये बात? अच्छा, एक चीज मैंने हर बैच में नोट की है कि शुरू की जो इनिशियल क्लासेस होती है उसमें सब बच्चे आते हैं, सब एकदम प्रेजेंट रखता है कि नहीं, कितने ज्यादा अवेयर है अपनी पढ़ाई को लेके। बट जैसे जैसे लास्ट क्लासेस आती है, मतलब जैसे ही मैंने ऑलमोस्ट नॉट आई एम सेइंग टेलिंग टू यू ऑल पीपल, बट जो लास्ट वाली क्लासेस भी तो जिसके पहले आपका भी बैच था पॉलिटी का, उसमें ये चीज मैंने देखी थी कि जब लास्ट क्लासेस आती है, जब एग्जीक्यूटिव शुरू करते हैं तो प्रेजेंस बहुत कम हो जाती है और क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। तो मुझे फिर अपने में डर लगता है कि यार ये लोग क्लासेस छोड़ रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे अटेंड करेंगे, और फिर लगेगा मतलब हमें ना हम सारे मतलब नॉट टेलिंग टू यू ऑल बट कि हम सब लोगों में एक ये इंस्टिंक्ट होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई काम हम नहीं कर पाते फिर हम ढूंढते हैं कि हम किसके ऊपर ब्लेम डालें। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट डे भी यही कहा था कि पढ़ाई का सबसे अच्छा अप्रोच यही होता है कि बी अटेंटिव इन द क्लास। आप रोज क्लास भी अटेंड कर लेंगे ना, तो कहते हैं ना कि आपके ब्रेन में देखिए 4 पार्ट्स होते हैं, आपको सर पढ़ाएंगे सारी चीजें। 4 पार्ट क्या क्या होता है, फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और विजुअल। तो जो आपका टेम्पोरल होता है ना, टेम्पोरल पार्ट क्या करता है, सुनने का काम करता है। ठीक है, तो जब हम किसी बात को केवल सुन के भी रखते हैं ना, जैसे आप गाने को क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, सुनने के बाद पूरा उसका सीन सब बन जाता है आपके माइंड में। तो अगर कोई बात सुनी हुई भी रहती है तो जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो जब उसके सामने 4 ऑप्शंस आते हैं तो तुरंत जो टेम्पोरल वाला पार्ट है वो आपको बताता है कि अच्छा ये बात देखो तुमने सुन के रखी है, तो आप तुक्का मारने में भी थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा नहीं, ये तो लग ही रहा है, जैसे कभी कभी लगता है ना क्वेश्चन पढ़ के ये कहीं तो सुना है, कहीं तो किया है। इसीलिए क्लासेस
जरूर से अटेंड करनी चाहिए। या तो आप कोचिंग क्लासेस अटेंड मत करिए, लीजिए ही मत, तो तब तो ठीक है, पर अगर आप ले रहे हैं तो फिर सीरियसली क्लासेस को अटेंड करना चाहिए। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सब प्रोसेस माइंड में वो चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। टेम्पोरल वाला जो पार्ट है, जैसे आपका ऑसिपिटल है, ऑसिपिटल क्या करता है, देखी हुई चीजों को याद करता है। आपने कोई बात कहीं देख लिया, कोई लहंगा देख लिया, कोई कपड़ा देख लिया, कोई ड्रेस देख लिया, कोई शूज देख लिया, तो वो जो आपका माइंड में पिक्चर बनी हुई होती है, बाद में जब अगेन वही पिक्चर मिलती है तो अरे यार ये कहीं तो देखा था, कहीं तो इसको किया था, पर याद जरूर आ जाता है। इसीलिए जब क्लास में हम आते हैं तो हमारा एक साथ दो पार्ट काम करता है, आपका ऑसिपिटल भी मतलब देखते भी हैं, और टेम्पोरल भी, यहाँ पे सुनते भी, और फ्रंटल भी, यहाँ पे आप खुद भी दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब तीन तीन पार्ट है ना, तो क्लास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। या तो आप मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो क्लास नहीं करते, अपने बल पे सारी चीजों को क्वालिफाई करते हैं, या तो वो बात हो, नहीं तो क्लास कर रहे हैं तो बी सीरियस इन द क्लास, इट्स माई सजेशन। बाकी तो फिर जैसे आप लोगों की अपनी सुविधा है, आप उसी हिसाब से देखिएगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? इतने में कहीं कोई डाउट है? सोनाली, शिवम, प्रीति, मनीषा? दो दिन आपकी क्लास एक्सटेंड हो जाएगी। मैंने तो सोचा था सैटरडे तक पूरा हो जाएगा, बट कल क्लास ही नहीं है, तो अब आपकी क्लास जाएगी ट्यूसडे तक। वेडनेसडे को टेस्ट रखेंगे। टेस्ट तो जरूर दीजिएगा। अब देखते हैं आपका नीति आयोग। पहले तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आप में से अगर किसी को पता हो तो बताओ। दिख रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? नीति का फुल फॉर्म पता है? यस और नो? नो नो, ठीक है। तो नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। देखिए ये इसकी जरूरत क्या थी, ये नीति आयोग का कॉन्सेप्ट क्या है। जब भारत आजाद हुआ था, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, जब हमें आजादी मिली थी, तो उस समय हमारे पास, हमारे लोगों को लगा अब आजाद हो गया, यानी एस्पायरेशन तो बहुत थी कि ये भी होगा, ये भी होगा, आजाद हो चुके हैं भारत में तो ये भी होगा, तो यानी एस्पायरेशन बहुत थी और रिसोर्सेज बहुत कम थे। जब भी हमारे पास एस्पायरेशन बहुत ज्यादा होती है, रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, तब हमें जरूरत होता है प्लानिंग करने की। जैसे अभी आप लोगों के साथ एस्पायरेशन तो बहुत, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाए, एक्साइज ऑफिसर बन जाए, यानी एस्पायरेशन बहुत है, रिसोर्सेज बहुत कम है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं, टाइम है तो कोरोना जैसी चीजें भी ली हुई हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है, बहुत अच्छे मटेरियल्स नहीं है, क्लासेस करते हैं तो उसमें भी दिक्कत, कभी नेट का इशू हो जाता है, कभी कुछ इशू हो जाता है, मतलब देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, यानी एस्पायरेशन तो बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, टाइम भी बहुत कम है। आपको मम्मी पापा तो चलो लड़कों को तो 4-5 साल दे भी देंगे, गर्ल्स के साथ तो टाइम कॉन्सेंट भी ज्यादा है, यानी एस्पायरेशन ज्यादा और रिसोर्सेज कम। तो ऐसे में जरूरत आपको भी किसकी है? प्लानिंग। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के जिस दिन पढ़ना शुरू कर देंगे, मार्क माई वर्ड, साल भर भी बहुत ज्यादा है क्रैक करने के लिए। मतलब एसएससी के सिलेबस के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग 6 से 7 महीने बहुत है। आप पूरा सिलेबस कवर करके 6 महीने में एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको भी जरूरत किसकी है? स्ट्रेटेजी बनाने की, यानी प्लानिंग बनाने की। अगर मतलब कहते हैं ना कि अगर आप लकड़ियों को कहते हैं जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तो एक पूरा सुबह से रात तक काटता था, तो जो है वो थोड़ी सी लकड़ियां काट पाता था। दूसरा जो है सिर्फ 2 घंटे काटता था, सिर्फ अपनी वो कुल्हाड़ी को घिसता रहता था और सिर्फ 2 घंटे काटता था, तो उसका 4 गुना लकड़ियां काटता था। तो जब दूसरे वाले ने पूछा कि भाई तुम ज्यादा कैसे काटते हो, तो उसने कहा कि मैं लकड़ियों से ज्यादा अपनी कुल्हाड़ी को मतलब तराशने में, उसको पॉइंटिंग करने में ज्यादा मेहनत करता हूँ। तो सेम, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, अगर आप अपनी प्लानिंग अच्छी करोगे, तो एग्जाम क्रैक करना इट्स नॉट अ बिग डील, बट स्ट्रेटेजी तो पहले प्रॉपर बनाओ। आप ये तो चेक करो कि अभी आपकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है और इसके बाद आपको कहाँ जाना है, ठीक। उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। 6 महीने अगर हर दिन सिर्फ 6 से लेकर 7 घंटे तक की सेल्फ स्टडी और 6 महीने का बेस्ट प्रैक्टिस, इजीली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। जो करते हैं क्रैक, वो भी हमारे आपके बीच में से है, कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आके करता है ना। तो आ जाते हैं आपके प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पे, यानी रिसोर्सेज बहुत कम थे, एस्पायरेशन बहुत ज्यादा थी, ऐसे में जरूरत हुई हमें प्लानिंग की, और आपके नेहरू जी लेके आए प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि आपके पास इस समय जो रिसोर्सेज है, क्योंकि जब अंग्रेज गए थे तो बिल्कुल खोखला छोड़ के गए थे, सब कुछ तरह से लूट के चले गए थे वो लोग, तो बिल्कुल जो ये एकदम वैक्यूम हो गया था इंडिया में। अब इस वैक्यूम को कैसे भरा जाए, उसके बाद जो हमारे लोग हैं उनके एस्पायरेशंस को कैसे फुलफिल किया जाए, इसके लिए नेहरू जी लेके आए प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन का मतलब था प्लान बनाना। और आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान, उस समय 5-5 सालों की एक योजना बनती थी, एक चीज को टारगेट कर देते थे। जैसे 1971 में मिसेस गांधी ने प्लान किया था गरीबी हटाओ, उन्होंने नारा दिया था गरीबी, पॉवर्टी एलिमिनेशन।
ठीक है। तो 5 सालों तक उनका पूरा पूरा गोल, मतलब सारी स्ट्रेटजी इसी तरह से बनती थी कि हम एक चीज को टारगेट करेंगे, उसी को फुलफिल करेंगे। लेटर फेजर में क्या हुआ कि जो प्लानिंग कमीशन आप देखें उसके पास कोई आर्टिकल या पार्ट नहीं लिखा है, तो प्लानिंग कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। अब ये जो प्लान बनाती थी उसी के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जैसे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये लोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनको काम भी इसी प्लानिंग कमीशन के हिसाब से करना होता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फेडरेशन को, इंडियन फेडरेशन को परेशान करने लगी। इंडियन फेडरेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सब लोग तो हैं और सब अपनी आइडेंटिटी भी बना के रखें, यूपी, बिहार, एमपी, सबको लगने लगा कि भाई ये प्लानिंग कमीशन हमें क्यों रूल करता है, ये तो एक नया बॉडी बन गया। तो 2015 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो मोदी जी ने बोला कि आप प्लानिंग कमीशन नहीं रहेगा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन एक सुपर कैबिनेट बन गया था। सुपर कैबिनेट मतलब इसको कहा जाता था सुपर कैबिनेट। ये तो सुपर कैबिनेट बनता जा रहा है, हमें ही रूल कर रहा है, जो लोग पहले सिलेक्ट हो गए इनको रूल बनाने का काम ये करेगा प्लानिंग कमीशन। तो 2015 में मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप आउट करके और उसकी जगह वो लेके आए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका काम सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज देना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग का काम जो एग्जीक्यूटिव वो वही करेगा, लेजिस्लेटिव को लगेगा वैसा कानून बनाना चाहिए तो वो बनाएगा। यानी अब सुपर कैबिनेट वाला रूल नहीं है नीति आयोग पर, नीति आयोग इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। अब नीति आयोग का काम क्या है कि एक तो ये क्या करेगा, नॉलेज मतलब ज्ञान वाली बात है, इनोवेशन, और एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करेगा। एंटरप्रेन्योर का मतलब समझते हैं? एंटरप्रेन्योर मतलब आपके पास स्किल है, आप अपने स्किल से कुछ नया चीजों को ला दीजिए जिसमें बाकी लोगों को भी आप एडवांटेजेस दे रहे हैं, बाकी लोगों को जॉब वगैरह दे रहे हैं। अब ये कैसे करेगा? कोलैबोरेटिव कम्युनिटी बना के, मतलब आप देखेंगे स्टेट का ये लोग कॉम्पिटिशन कराते हैं, डिफरेंट थिंग्स आर प्रमोटेड ताकि इंडियन जो फेडरेशन है वो और मजबूत हो सके। इसलिए प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके 2015 में नीति आयोग लाया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव है नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना। ठीक, अब है ये इसका स्ट्रक्चर कि नीति आयोग को बेसिकली हेड कौन करता है। तो नीति आयोग को हमेशा याद रखिएगा कि प्लानिंग कमीशन को हेड करते थे प्राइम मिनिस्टर। अगेन नीति आयोग के भी जो चेयरपर्सन है वो प्लानिंग मतलब प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक, एक तो होता है इसका चेयरपर्सन, दूसरी होती है इसकी गवर्निंग काउंसिल और थर्ड होता है रीजनल काउंसिल। 3 स्टेजेस में नीति आयोग को डिफाइन किया गया। तो पहला तो चेयरपर्सन मतलब यूनियन बॉडी आपकी प्राइम मिनिस्टर होती है। अब यूनियन प्राइम मिनिस्टर के पास इतने काम है कि वो रोज रोज तो मिल नहीं सकते हैं, तो एक गवर्निंग काउंसिल बनाएगी। उस गवर्निंग काउंसिल को जो हमेशा मिलती है या टाइम टू टाइम डिसीजन लेती है, उसको हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। और इसमें हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान, इसमें यहाँ के गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कहते हैं। तो वो लोग मतलब स्टेट से या तो सीएम या तो स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर यूपी है तो एलजी, और स्टेट है मतलब प्रॉपर स्टेट है तो वहाँ के सीएम, वो इसके मेंबर होते हैं। हर गवर्नर मतलब जो एक गवर्निंग काउंसिल है उसको हेड करता है चेयरपर्सन, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इसके पार्ट होते हैं। अब आता है आपका रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल यानी हर डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल, इसमें स्पेसिफिक इश्यूज को हेड किया जाता है। अब इन द आईज ऑफ प्राइम मिनिस्टर को जब लगता है कि हाँ ये पर्सन अच्छा है या ये पर्सन अच्छा है, इसको बना देना चाहिए मेंबर, तो प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से किसी पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट करते हैं, है ना, और वो जो नॉमिनी है वही उस जगह का रीजनल काउंसिलर बनता है। जैसे मान लो कि हमें यूपी, बिहार, झारखंड की नीति आयोग की बैठक करानी है, तो यूपी, बिहार, झारखंड में अगर मोदी जी को लगता है कि योगी जी सबसे बेस्ट है, तो उनको वो उस बार का चेयरपर्सन, रीजनल काउंसिल का चेयरपर्सन बना देते हैं। अब एक होता है इसका वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन एक पर्सन है जो कि लीडर नहीं होता है, ये कोई मतलब ऐसे पर्सन जो रिनाउंड जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है एग्जीक्यूटिव में, उन्हीं को जो है बेसिकली वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है नीति आयोग का, और उनको वही रैंक दी जाती है जो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती है। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो कि कभी भी बैठ सके, जिनके पास प्राइम पावर होती है प्राइम डिसीजन लेने की, उनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो एक कैबिनेट मिनिस्टर का सारी की सारी चीजें उनको दी जाती है। इसके अलावा 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। 4 फुल टाइम मेंबर्स में जिनके पास स्टेट या यूनियन लेवल की चीजें होती हैं, मतलब स्टेट या यूनियन लेवल का जो मिनिस्टर होता है वो फुल टाइम मेंबर होते हैं। 2 होते हैं इसके पार्ट टाइम मेंबर, जो यूनिवर्सिटी या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड लोग होते हैं, वो उसके पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। फिर एक यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर, इसका एक्स ऑफिशियल मिनिस्टर होता है, मतलब है तो आप यूनियन के मिनिस्टर, लेकिन अगर कभी आप नीति आयोग में बैठ गए तो आप हो जाएंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियल मिनिस्टर। फिर एक होता है सीईओ, जो कि आईएएस ऑफिसर की रैंक का होता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, इसका काम होता है मीटिंग वगैरह को अरेंज कराना। और फिर एक सेक्रेटरिएट बन जाता है जो कि सचिवालय होता है, जो कि पूरी मीटिंग और ये सब कुछ हेल्ड कराता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हमने क्या समझा कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग अब कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये अपने हिसाब से चीजों को बता नहीं सकती, इट इज जस्ट एडवाइजरी बॉडी। ये एडवाइस करेगी, उसके हिसाब से गवर्नमेंट माने या ना माने वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के बिल पे डिपेंडेंट है। फिर हमने इसका ऑब्जेक्टिव समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझने के बाद इसका स्ट्रक्चर समझ लिया।
तो दिस इज ऑल अबाउट द नीति आयोग। इसके बाद कल से हम पढ़ेंगे, कल नहीं मंडे को देखेंगे आपका पंचायती राज सिस्टम। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे सबमिट कर दें। कोई डाउट होगा तो आप मंडे को मुझसे पूछ लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे सबमिट कर दें। कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ पूछो। मैम जैसे एसएससी में 5 to 6 क्वेश्चंस ही आते हैं पॉलिटी से, तो फाइव अगर ये, टाइप हाँ जी मैम, तो अगर सिर्फ यही पीडीएफ अच्छे से कर लें तो इसके अलावा क्या इनके टॉपिक्स को डीप में करने की तो कोई जरूरत नहीं है इसमें? नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बियॉन्ड सिर्फ आप करंट अफेयर्स करिएगा, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स आप अच्छे से करना चाहिए, तो कुछ नहीं बचेगा उसके बाद, ठीक है? चलिए, तो अभी आज की क्लास में बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।